नमस्कार विद्यार्थियों, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अपन जो है विज्ञान विषय में जो है मानव डिजीज जो है, मानव रोग जो है, ह्यूमन डिजीज, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं से जो अपन है वायरस डिजीज का अपन अध्ययन जो है वो पूरा कर चुके हैं, तथा अब जो है अपन बैक्टीरियल जो डिजीज है, जीवाणुओं द्वारा, सूक्ष्म जीवाणु जो है, उसमें बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एक, उसके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां जो है मानवों में उत्पन्न होती है उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में अपन ने 2-3 बीमारियों का अध्ययन किया था, जैसे कि आपकी हो गई ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपका कोलेरा हो गया आदि। इन बीमारियों का अपन ने क्या हुआ अध्ययन किया था। तो आज की क्लास जो है अगली बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु से होने वाली, मानवों में होने वाली डिजीज का अपन अध्ययन शुरू करते हैं, वो है। तो ये आज का जो बीमारी है अपनी, आज की जो डिजीज है बैक्टीरियल, वो है अपनी कुष्ठ रोग। नाम आपने सुना होगा। ये बीमारी जो है पहले देखने को भी मिल सकती थी, परंतु वर्तमान समय में जो है ये बहुत कम रह गई है अब ये बीमारी। वरना जो पहले जब इसका जो प्रोग्राम है, कंट्रोल प्रोग्राम जो है, जब तक शुरू नहीं हुआ था तब तक ये बीमारी जो है देखने को मानवों में मिलती थी। परंतु अभी भी जो भारत जो है इस बीमारी से जो है मुक्त नहीं हुआ है, परंतु काफी हद तक जो है इस बीमारी पर भारत ने जो है, अपने देश ने वो कंट्रोल जो है वो कर लिया है। मतलब अब जो ये बीमारी है, सिर्फ 10,000 की जनसंख्या जो है अपनी 10,000, उसमें सिर्फ एक मरीज, 10,000 जो है जनसंख्या पर सिर्फ एक मरीज जो है वो कुष्ठ रोग का अपन को मिलता है। तो इस बीमारी पर जो है काफी हद तक जो है अपन ने कंट्रोल कर लिया है। तो कुष्ठ जो है वो एक स्ट्रेटजिक प्रोग्राम चलाकर भारत सरकार ने इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया है। अब 10,000 में से सिर्फ एक मरीज जो है इस बीमारी का मिलता है। परंतु सन 2000 के पहले जो है ये बीमारी जो है वो कई मरीजों में देखने को मिलती थी, परंतु उसकी जागरूकता बढ़ी, लोगों में बढ़ी, सरकार में भी बढ़ी, और अच्छे प्रोग्राम जो है इसको मैनेज किया गया अच्छी तरीके से। तो ये बीमारी जो है अभी कम हो गई है, यानी सिर्फ 10,000 की जनसंख्या पर एक मरीज अपन को मिलता है। इसे हैंसन डिजीज भी कहते हैं। रोग कारक जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। जो ट्यूबरक्लोसिस जो अपनी थी, टीबी, उसी बीमारी के कुल का जो बैक्टीरिया है, उसी कारण, उसी बैक्टीरिया जो है अन्य, उस कुल के अन्य बैक्टीरिया जो है अपना एक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इसी कारण जो है ट्यूबरक्लोसिस, ये सॉरी, कुष्ठ रोग जो है वो मानवों में होता है। जिस तरह की जो ट्यूबरक्लोसिस था अपना, उसमें भी अगर मरीज काफी लंबे समय तक जो है वो, अगर स्वस्थ व्यक्ति जो है वो काफी लंबे समय तक किसी मरीज के संपर्क में रहता है, तभी उस बीमारी का जो है लक्षण जो है उसमें उत्पन्न होते हैं, या स्वस्थ व्यक्ति उससे इन्फेक्टेड हो पाता है। वैसे ही कुष्ठ रोग में भी यही है कि अगर आप लंबे समय तक जो मरीज है कुष्ठ रोग का, लेप्रोसी का, उसके संपर्क में रहोगे, तभी जो है आपको इस बीमारी से संक्रमण होगा। यानी अगर आपकी प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी पावर जो है, इम्यून सिस्टम जो है आपका वो अच्छा है, स्ट्रोंग है, मजबूत है, तो आप कुष्ठ रोग के जो रोगी है उसके संपर्क में भी अगर आप रहते हैं और पूरी एहतियातन बरतते हैं, अगर थोड़ा सा उसका जो मेजर्स है बचाव के उसका पालन करते हैं, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, यानी इस बीमारी से इन्फेक्टेड होने से बचाव किया जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह से जो स्त्राव निकलता है उससे यह फैलता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, उसके माध्यम से फैलता है। अत्यधिक संक्रामक रोग नहीं है। इसके संक्रमण में के लिए लंबे समय तक जो है आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी मरीज के लिए, मतलब किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण के लिए अगर वो संक्रमित होता है कुष्ठ रोग से, तो उसको लंबे समय तक जो है वो कुष्ठ रोगी के साथ में रहना पड़ेगा, जब भी आप इससे संक्रमित होगे। अदरवाइज चांसेस कम है, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो चांसेस बहुत कम है कि आप इससे किसी रोगी के संपर्क में होते हुए भी संक्रमित हो जाओ। तो नाक से जो स्त्राव निकलता है उससे
गले से जो स्राव निकलता है उससे फैलता है, श्वसन बूंदों से फैलता है, ठीक है। और लंबे समय तक अगर आप किसी कांटेक्ट में रहते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में, प्रत्येक संपर्क में अगर आप आते हो मरीज के, तो आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। अब कुष्ठ रोग जो है वो स्किन की बीमारी है, त्वचा की। क्या इफेक्टेड होता है? स्किन और अपनी नर्वस सिस्टम, आपकी त्वचा और आपका तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? आपका तंत्रिका तंत्र और आपकी स्किन, दो चीजें जो है उससे आप इससे प्रभावित, ये चीजें जो है इस बीमारी से प्रभावित होती है। तो स्किन की डिजीज है, तंत्रिका तंत्र की डिजीज है। इसके जो मरीज होते हैं उनमें जो ये अपनी उंगलियां रहती है, टोज रहती है, ये घिसने लग जाती है, घिस घिस के निकलने लग जाती है स्किन इसकी। और कुछ पैचेज जो है स्किन पे, जो कुछ पैचेज रेसेज टाइप में जो होते हैं, एक चकते जो है वो बन जाते हैं। कई बार एक सिंगल चकता बनता है, कई बार बहुत सारे चकते बन जाते हैं, अलग अलग जो है उनको अपन आगे देखेंगे उसमें। तो ये पैचेज है, ये देखो आप, ये डायग्राम में दिख रहा है कि इस तरह से जो है ये डिसकलर्ड, पेल, रेड, चिक, स्टिप, स्वोलन और नंब स्किन। मतलब एक तो तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या होगा, आपकी जो जिस जगह पे ये हो रहा है ना, वहां अगर आप पिन चुभोगे या आप हाथ लगाओगे या चिकोटी काटोगे, नाखून चुभोगे, तो भी आपको क्या होगा, शून्यता का एहसास होगा, मतलब आपको दर्द महसूस नहीं होगा। तो यह भी इसका एक मुख्य लक्षण है कि जहां पेचेज होते हैं, जहां लेप्रोसी के कारण चकते हो गए, उस जगह पे अगर आप किसी चीज, संवेदना है, संवेदना उसका अभाव हो जाएगा, वहां पे आपको शून्यता महसूस होगी। आपकी आईब्रो जो है वो हो सकता है कि नष्ट हो जाए, वो बिल्कुल इसमें एक लक्षण है इसका कि आपकी आईब्रो और आई लेसेज जो है वो दोनों खत्म हो सकती है। पैरों में जो है आपके जो तलवे हैं वहां पर आपके क्या होते हैं, घाव हो सकते हैं। रेड और पर्पल कलर के नोड्यूल्स और लंप्स हो सकते हैं, यानी जो गांठें हो सकती है, छोटी छोटी गांठें होती है, वो हो सकते हैं, नोड्यूल्स हो सकते हैं, वो आपके पैरों में हो सकते हैं। ये देखो इस तरह के, ये वीकनेस से आएगी, पैरालिसिस भी हो सकता है क्योंकि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए आपको हो सकता है कि लकवा भी मार जाए जो भी मरीज है। एनलार्ज्ड नर्व, तंत्रिकाएं क्या होती है, मोटी हो जाती है, मोटी मोटी सी। विजन लॉस और अदर आई इश्यूज, हो सकता है कि आपकी आंखों की दृष्टि जो है वो धुंधली हो जाए, खत्म हो जाए, या आंखों से संबंधित अन्य कोई विकार है वो भी हो सकते हैं। परंतु मुख्य लक्षण जो इसका है वो है कि जो डिसकलर्ड के आपकी स्किन है, ऐसे पैचेज होते हैं जो कि आपकी स्किन है उससे आपको देखने पर ही अलग से महसूस होंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी अलग प्रकार की कोई स्किन महसूस दिख रही है, आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसे पैचेज बनते हैं जो कि आपके स्किन के कलर से अलग होते हैं बिल्कुल। और वहां पे क्या होता है, नंबनेस होती है, शून्यता का आपको महसूस होता है। शून्यता जो है, नंबनेस जो है वो महसूस होती है कि अगर आप वहां पे नाखून चुभोते हो या कोई पिन चुभोते हो तो आपका क्या, उसका आपको आभास नहीं होगा, शून्यता हो जाती है, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र जो है अपना उसको प्रभावित करता है। अब इसके लक्षण क्या होंगे, रेड और पर्पल कलर के नोड्यूल्स और लंप्स होंगे, आपके गांठें हो जाती है, छोटी छोटी सी जो है वो गांठें हो जाती है, या तो लाल कलर की होगी या आपके पर्पल यानी बैंगनी कलर की होगी। फिर उसके बाद आपको अल्सर हो जाएंगे, जैसे कि इसमें दिखा है डायग्राम में, पैरों में अल्सर हो जाते हैं, जो इसमें दर्द होता नहीं है, ठीक है। एनलार्ज्ड नर्व जो है वो बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, तथा जो आपके क्या होते हैं, डिफॉर्मिटीज हो जाती है आपको नाक, हाथ और पैर। अगर आपके हाथ, नाक और पैर जो होते हैं उनमें हो सकता है कि विकृति आ जाए, मतलब जो कुष्ठ का रोगी है ना वो बिल्कुल अजीब सा दिखता है, बिल्कुल अजीब सा, क्योंकि आपके हाथों में बिल्कुल घिस जाते हैं हाथ, आपकी जैसे उंगलियां जो है वो मुड़ी हुई हो जाती है और हिलती नहीं एक जगह से, ऐसे की ऐसे रहती जैसे आपकी उंगलियां हो जाती है।
और दूसरा क्या होता है, आपके नाक हो सकता है, आपका हाथ हो सकते हैं, आपके पैर होते हैं, उनमें विकृति आ जाती है, मतलब देखने में जो मरीज है वो बिल्कुल अजीब सा लगता है। हो सकता है कि आपके नाखून और उंगलियां जो है वो छोटी हो जाए, क्योंकि इसके क्या होता है इसमें कुष्ठ में कि आपकी जो आगे की स्किन है वो बिल्कुल निकलती रहती है, झड़ झड़ के निकलती रहती है। जिस तरह से झड़ना होता है ना, पानी टपकता है, तो वैसे आपकी स्किन क्या निकलती रहती है। तो हो सकता है कि उनकी जो प्राकृतिक जो लंबाई है वो कम हो सकती है। दूसरा क्या होता है, पैरालाइसिस हो सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। ये जो बैक्टीरिया होता है कुष्ठ का, ये आपके तंत्रिका तंत्र को क्या होता है, प्रभावित करता है, आपकी स्किन और तंत्रिका तंत्र दोनों को। अब लेप्रोसी की कितनी फॉर्म्स होती है, रूप जो है वो कितने हो सकते हैं। लेप्रोसी को जो साइंटिफिकली है वो 3 प्रकार से बांट सकते हैं, कि लक्षणों के आधार पर और बीमारी की गंभीरता के आधार पर। पहला होता है ट्यूबरक्लोइड, ये माइल्ड होता है, लक्षण जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं, मतलब मध्यम होते हैं, बहुत ज्यादा तीव्र भी नहीं होते और बहुत कम भी नहीं होते, माइल्ड होते हैं। और ये जो लेप्रोसी का वो सबसे कम खतरनाक, मतलब सबसे जो जिसको बोलते हैं कि सबसे कमजोर प्रकार का एक फॉर्म है, एक रूप है। स्किन में जो होगी नमनेस होगी आपके, जैसा मैंने बताया कि आपको शून्यपन का अभाव होगा, आभास होगा। कम संक्रामक होता है, पैचेज जो होते हैं वो कम होते हैं, थोड़े से जो चकते बनते हैं बॉडी में वो कम बनते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है कि कम संक्रामक जो है उस प्रकार का लेप्रोसी है। दूसरा होता है लेप्रोमेटस, ये सबसे गंभीर प्रकार का जो लेप्रोसी वो होता है, मतलब चकते भी ज्यादा बनेंगे, शून्यपन का अभाव होगा, रेसेज हो जाएंगे, ठीक है, और मसल्स जो है वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है ये क्या कर रहा है, तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट डाल रहा है, प्रभावित कर रहा है तंत्रिका तंत्र को। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपकी मसल्स है, मांसपेशियां वो कमजोर होनी है। एक होता है इन दोनों के बीच का, ट्यूबरक्लोइड और लेप्रोमेटस जो है, ट्यूबरक्लोइड और लेप्रोमेटस जो लेप्रोसी है, एक होता है इन दोनों के बीच का बॉर्डर लाइन लेप्रोसी जिसको बोलते हैं अपन। तो उसमें क्या होता है, इन दोनों के सिम्टम्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, माइल्ड और सीवियर के होते हैं। ट्यूबरक्लोइड और लेप्रोमेटस फॉर्म जो लेप्रोसी की है, उन दोनों के लगभग कुछ सिम्टम्स जो होते हैं, कुछ सीवियर के होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं। इस प्रकार का इसका यह रूप होता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, स्किन बायोप्सी हो सकती है, स्किन स्मीयर टेस्ट हो सकता है और लेप्रोमिन टेस्ट होता है। 3 प्रकार के टेस्ट जो है आपका हेल्थ वर्कर है या आपके हेल्थ फैसिलिटीज है जहां पे आप इसका ट्रीटमेंट करवाने जाते हो, तो जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या जो अपने चिकित्सक हैं वो आपको, कि वैसे तो देखने से पता चल जाता है कि ये कुष्ठ है, कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको अपन देख के भी पता लगा सकते हैं कि कुष्ठ की बीमारी है, परंतु फिर भी फाइनल डायग्नोसिस के लिए कि एक चिकित्सक जो है, एक डॉक्टर का प्रमाण पत्र अपन को मिल जाए कि भाई ये लेप्रोसी है, फाइनल हो जाए, तो उसके लिए 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। बायोप्सी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। अमूमन जो बायोप्सी होती है वो जो शरीर में गांठें हो जाती है किसी प्रकार की, उन गांठों को पता लगाने के लिए कि ये गांठें सामान्य है या कैंसर की है। इन गांठों में जो है कई बार अपने छोटी छोटी सी क्या होती है, स्किन में जो होती है शरीर में वो गांठें हो जाती है। तो उन गांठों का ये पता लगाने के लिए कि भाई ये जो गांठें हैं वो किसकी है, कैंसर की है या सामान्य गांठें हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सब पहला क्या करते हैं, अपन बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी में क्या होता है, जैसे ये गांठ हो गई आपके कहीं भी, ये शरीर में एक ये जो है आपका ट्यूमर हो गया, ठीक है। अब इस ट्यूमर में क्या करेंगे, इसका चिकित्सक के द्वारा उस पर अपन जाएंगे नहीं, इसका एक मेथड होता है, कैसे लेते हैं कैसे नहीं उस पर अपन नहीं जाएंगे। यहां से एक गांठ का एक टुकड़ा, जैसे ये मांस की है तो एक टुकड़ा काट के, ये एक टुकड़ा इसका काट लिया, ठीक है, एक टुकड़ा काट लेते हैं। इस गांठ में से कुछ ऐसा आ जाए जिसमें इसकी कुछ सेल्स जो है कोशिका वो इस टुकड़े में आ जाए, फिर इस टुकड़े को जो है फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इस टुकड़े को इन्वेस्टिगेशन, हायर जो लैब होती है अपनी, जहां पर इनकी जांच होती है बायोप्सी की, जहां पर उस सेल की जांच होती है, वहां पर इस टुकड़े को क्या भेजा जाता है, फिर उससे पता लगाया जाता है कि ये कैंसर की है या सामान्य गांठ है।
तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, बायोप्सी। तो सीधा सा क्या है कि किसी भी गांठ के छोटे टुकड़े का आगे इन्वेस्टिगेट करना, आगे उसका पता लगाना है कि वो सामान्य गांठ है या कैंसर की गांठ है, उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। तो बायोप्सी भी करा लेते हैं इसमें। तो इसमें यह भी पता लग जाता है बायोप्सी में कि ये लेप्रोसी है या अन्य चीज है, ठीक है, क्योंकि इस बायोप्सी में जो है लेप्रोसी की भी हो सकता है बैक्टीरिया आ जाए, तो ये साबित हो जाएगा कि ये कुष्ठ है या कैंसर है या सामान्य प्रकार की नोड्यूल से गांठ है, लम्प्स है, ठीक है। दूसरा स्किन और स्मीयर टेस्ट हो सकता है। जो पेचेज है उनमें से कुछ फ्लूइड जो है अगर निकलता है तो उस फ्लूइड को निकालेंगे तथा उसकी जांच करेंगे, तो उसका ये हो सकता है। लेप्रोमिन स्किन टेस्ट है, ये भी आपकी स्किन का ही टेस्ट होता है, डायग्नोसिस होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के डायग्नोसिस होंगे, ये अपन को याद करने। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पूरा उपचार जो है इसका संभव है, लेप्रोसी का जो है वो उपचार संभव है। मैंने जैसे आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि बैक्टीरिया जो है लगभग सभी बैक्टीरियल डिजीज का उपचार जो है वो संभव है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं वो बनी हुई है बैक्टीरिया से उपचार के लिए। तो पूरा उपचार संभव है। उपचार किससे होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी, MDT। ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर 1 साल का हो सकता है, परंतु वो कैसे सा होता है, बीमारी की गंभीरता के ऊपर, यानी वो ट्यूबरक्लोइड है, हल्का है, या आपका जो है वो क्या लेप्रोमेटस है यानी गंभीर प्रकार है, या आप गंभीर अवस्था में हो, उसी के आधार पर जो है वो ट्रीटमेंट होता है। MDT जो है, अब MDT जो है वो टीबी के लिए भी उपयोग की जाती है। अब इसका क्या कारण है, क्योंकि अगर 2 से अधिक दवाइयों का अपन अगर उपयोग कर रहे हैं किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, तो उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी। ये इलाज दवाई का नाम नहीं है, ये इसकी इलाज की पद्धति है, तरीका है, उसका नाम है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक जो है वो क्या होता है, दवाओं का या एंटीबायोटिक्स का जो है वो 2 से अधिक मेडिसिन का जो क्या होता है वो प्रयोग किया जाता है। जैसे टीबी में अपन ने देखा ना 4-5 प्रकार की दवाइयों का प्रयोग होता है, वैसे ही कुष्ठ में भी 2 से अधिक प्रकार की जो एंटीबायोटिक्स होती है या दवाएं होती है उनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस ट्रीटमेंट की पद्धति को अपन क्या बोलते हैं, MDT बोलते हैं। पेचेज के आधार पर अब एक लक्षण क्या है इसका कि स्किन पे जो है वो, जैसे ये हाथ है आपका, यहां पे जैसे चकते बनते, ये चकते बन गए, त्वचा से जो स्किन है आपकी उससे अलग कलर होता है, मतलब साफ तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। तो ये चकते कितने बने हुए हैं, या इनकी संख्या कितनी है, या ये कितने घने हैं, घनत्व क्या है इनका, दूर दूर है या कम बने हुए हैं, या एक से बहुत सारे बने हुए हैं, पास पास बने हुए हैं, तो उसके आधार पर जो है अपन लेप्रोसी को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है, पहला जो है वो है पोसी बेसिलरी लेप्रोसी। ये माइल्ड होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, रोगी लेस सीवियर फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, माइल्ड होता है, बहुत ज्यादा कंटेजियस नहीं होता है, हल्का प्रकार है लेप्रोसी का। यानी इसमें क्या होते हैं, जो चकते होते हैं वो पीले कलर के होते हैं स्किन में और कम बनते हैं, मतलब त्वचा के प्रभावित भागों में शून्यपन महसूस होता है, तो और चकते क्या होते हैं वो कम बनते हैं। तो पोसी बेसिलरी में क्या हो गया, चकते जो है वो कम बनेंगे, शून्यता हो सकती है, और इन्फेक्शियस कम है, मतलब कंटेजियस कम है, कि इससे संक्रमित जो है वो दूसरा जो व्यक्ति है वो कम होगा, मतलब सीवियर फॉर्म नहीं है, माइल्ड फॉर्म है लेप्रोसी की। अब एक होता है मल्टी बेसिलरी। मल्टी का मतलब होता है कि बहुत सारे त्वचा पर जो है बहुत सारे चकते बनते हैं, अत्यधिक मात्रा में चकते बनते हैं। और ये जो फॉर्म है लेप्रोसी का, ये क्या है, अधिक कंटेजियस है, अधिक इन्फेक्शियस है, कि इससे जो है वो इन्फेक्शन तेजी से फैलता है अन्य जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें, यानी ये बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है। गंभीर रूप है लेप्रोसी का, चकते, शून्यपन और मांसपेशियों में कमजोरी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। मांसपेशियों में कमजोरी क्यों होती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, ये बीमारी है, इसमें जो है वो अपनी स्किन और आपका नर्वस सिस्टम दोनों प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब दवाई तो हो गई अपनी, इलाज भी हो गया कि MDT है, मल्टी ड्रग थेरेपी है, 2 से अधिक जो है आपकी एंटीबायोटिक्स या 2 से अधिक दवाइयों का उपयोग होगा।
परंतु अब वो तो हो गया इलाज, परंतु अब अपन को ऐसा भी करना है कि ये बीमारी ज्यादा नहीं फैले। मतलब इलाज तो कर लेंगे, ठीक है, मौजूद है, परंतु इसका फैलाव भी अपन को क्या है, कम करना है, इसके मरीजों की संख्या कम करनी है। इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन प्रोग्राम जो है वो कब चालू किया, 1983 में चालू किया था। 1983 में भारत सरकार ने कुष्ठ की बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन प्रोग्राम जो है 1983 में प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था। उसका कुछ बिंदु है, वो है अर्ली डिटेक्शन यानी तीव्र गति से जल्दी से कुष्ठ के मरीज का पता लगाना ताकि उसका इलाज जो है वो जल्दी हो सके। डिसेबिलिटी जो है उससे प्रिवेंशन करना यानी कुष्ठ के कारण जो विकृति होती है उसमें जो है वो बचाव करना उसका मरीज का, ठीक है। तीसरा हो गया आपका इंटीग्रेशन जो है प्रतिबद्धता, सरकार में भी हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में भी हो और मरीजों में हो, समाज में भी हो, ऐसी प्रतिबद्धता का विकास करना कि इस बीमारी को जो है उखाड़ फेंकना है, कहां से, भारत से, मतलब समाज को भी बचाना है इस बीमारी से, इसलिए एक प्रतिबद्धता भी होना जरूरी है। अब उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने जो है 1955 में जो है वो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था 1955 में। फिर 1983 में जो है इसका नाम बदल के नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो रख दिया। पहले कंट्रोल के लिए चलाया था कि इसको नियंत्रण करें, उसके बाद क्या हुआ, फिर इसको क्या है कि अब इसको उखाड़ फेंकते हैं, उन्मूलित करते हैं। तो 1955 में जो है वो पहले कंट्रोल के लिए प्रोग्राम चलाया गया, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, और 1983 में जो है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। भारत ने जो है 2027 तक जो है वो जीरो ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी का लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब जो कुष्ठ है अपना कि वो उसकी जो ट्रांसमिशन है, मतलब फैलने का, समाज में फैलने की जो दर है उसको अपन को क्या करना है, जीरो करना है। ये लक्ष्य निर्धारित किया है भारत सरकार ने कि 2027 तक जो है इसका ट्रांसमिशन लेप्रोसी का एक मरीज से दूसरे मरीज में उसको अपन शून्य कर देंगे। 2005 में क्या होगा, भारत ने कि WHO ने जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में लेप्रोसी को खत्म करने का जो एक मानदंड तय किया था, मापदंड जो है तय किया था, एक पैमाना, उस पैमाने में क्या था कि 10,000 की जनसंख्या पर सिर्फ एक लेप्रोसी का पेशेंट हो, क्या हो, WHO ने जो है वो 2005 में ये निर्धारित किया, एक मापदंड, एक पैमाना बनाया कि 10,000 की जनसंख्या में सिर्फ आपके पास एक लेप्रोसी का मरीज होना चाहिए। नहीं हो बहुत अच्छी बात है, पर हो तो कितना हो, सिर्फ एक होना चाहिए। तो भारत सरकार ने 2005 में इस पैमाने को छू लिया है। WHO ने क्या पैमाना बनाया था कि 10,000 की जनसंख्या पर सिर्फ आपके पास एक लेप्रोसी का मरीज होना चाहिए। तो भारत सरकार ने उस मापदंड को, उस पैमाने को जो है 2005 में छू लिया है और अपने क्या हुआ, भारत में 10,000 की जनसंख्या पर सिर्फ एक रोगी या इससे कम एक रोगी ही है, मतलब ये मिला, उस पैमाने को अपन ने 2005 में छू लिया है। जॉर्डन एक ऐसा देश है, जॉर्डन जो है एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जो संसार में सबसे पहले कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है। तो संसार में सबसे पहले कौन सा ऐसा देश है जो मुक्त हुआ है, वो जॉर्डन। और भारत ने 2005 में 10,000 की जनसंख्या पर एक कुष्ठ रोगी वाला पैमाना जो है WHO ने निर्धारित किया था उसको हासिल कर लिया है, तथा 2027 तक ये हासिल किया है कि 2027 जो है 2027 तक कुष्ठ को जो है बिल्कुल जीरो कर देंगे, शून्य कर देंगे। वो लक्ष्य को निर्धारित करके अपन काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन प्रोग्राम जो 1983 में शुरू किया गया था, उसके अनुसार जो है अपन इस लक्ष्य पे चल रहे हैं। किस लक्ष्य पर कि 2027 तक जो है कुष्ठ को बिल्कुल जीरो कर देंगे। 1955 में जो है राष्ट्रीय लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना लेप्रोसी। अब आपकी अगली जो बीमारी है बैक्टीरिया की, वो है आपका टिटनेस। इससे अच्छी तरह परिचित होंगे आप, हम सभी विद्यार्थी जो हैं वो सारे के सारे इससे अच्छी तरह परिचित होंगे। क्यों? क्योंकि
जब भी अपने लग जाती है, कोई चोट लग गई, कोई लोहे की लग गई, कहीं भी चोट लगी, तो अपने घर वाले क्या बोलते हैं, जाओ टीटी का इंजेक्शन लगा लाओ। अब टीटी, वो टीटी क्या होता है, किस लिए लगाते हैं अपन, किस बीमारी से बचाव के लगा लेते हैं, तो वो बीमारी किस कौन सी है, टिटनेस। इसी बीमारी से बचाव के लिए अपन क्या करते हैं, टीटी का इंजेक्शन लगवाते हैं। लगवाते कि नहीं लगवाते? कोई लग गई तो अपन को क्या बोलते हैं घर वाले, जाओ हॉस्पिटल जाके टीटी का इंजेक्शन लगा लाओ। तो वही बीमारी किस कौन सी बीमारी के बचाव के लिए लगाते हैं अपन, टिटनेस के बचाव के लिए टीटी की वैक्सीन लगाते हैं ना अपन। इंट्राडर्मल लगता है या इंट्रामस्कुलर जो है ये लगता है टीका या वैक्सीन लगती है, एक तरह से वैक्सीन ही है वो, इंजेक्शन अपन बोलते हैं उसको, परंतु वो वैक्सीन है। अब वैक्सीन क्या होती है, अब बार बार आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार वैक्सीन क्या चीज है, टीका क्या चीज है। इंजेक्शन और टीके में अंतर रहता है। एक तो इंजेक्शन होता है कि अपन किसी बीमारी से, जैसे दर्द का इंजेक्शन लगा लिया, कोई बैक्टीरियल एंटीबायोटिक दवाई का इंजेक्शन लगा लिया, पेट दर्द का, उल्टी का रोकने का, वो इंजेक्शन लगे। अरे एक बार एक वैक्सीन लगती है, वो भी इंजेक्टेबल होती है, परंतु वो लगती है अपनी वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या चीज है, मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि एक प्रतिरक्षा के बारे में आपको समझाया था, इम्यूनिटी के बारे में, कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। वो मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर के अंदर एक ऐसी क्षमता जिससे कि वो रोगों से लड़ सके, रोगों से जूझ सके, उस क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, इम्यून पावर, इम्यून सिस्टम। रोगों से कैसे लड़ेंगे अगर इम्यूनिटी नहीं होगी? तो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी एक प्रकार की शारीरिक क्षमता है जो कि शरीर में प्रवेश किए या इन्फेक्टेड हुए रोगों से लड़ने में सहायक होती है। अपन उससे लड़ते हैं, मतलब बीमारियों से बचाव के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए एक क्षमता की आवश्यकता होती है शारीरिक, उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल, प्राकृतिक, जो नेचर से अपन को मिलती है, और दूसरी होती है उपार्जित। अब प्राकृतिक हो गई अपनी, एक होगी उपार्जित, जो अपन प्राप्त करते हैं जन्म के बाद, जो है अपन क्या होते हैं, विभिन्न तरीकों से जो है वो प्राप्त करते हैं। अब एक्वायर्ड में क्या होती है, उपार्जित में क्या होती है, उपार्जित भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सक्रिय, एक होती है निष्क्रिय। एक होती है एक्टिव और एक होती है आपकी निष्क्रिय, इनएक्टिव या पैसिव। अब सक्रिय जो है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी नेचुरल, प्राकृतिक, और एक होती है आपकी कृत्रिम। वैसे ही निष्क्रिय जो होती है वे भी दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आपकी आर्टिफिशियल। तो वैक्सीन जो है वो एक प्रकार की आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय, और उसमें आपकी कृत्रिम। अब सक्रिय में मैं बता देता हूं कि नेचुरल क्या होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा में नेचुरल क्या होगी, एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल जो होती है वो आपको जो है अपने अंदर जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, जितनी भी बीमारियां फैलती है, उन बीमारियों से जब शरीर लड़ता है, मतलब एंटीबॉडी बनाता है अंदर अपने शरीर में, तो उस प्रकार की प्रतिरक्षा को अपन क्या बोलते हैं, सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा। मतलब नेचुरली भगवान ने जो अपना शरीर बनाया है उसी में ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कोई भी रोगाणु, ये कोई भी जीवाणु हो, चाहे कोई भी सूक्ष्म जीवाणु हो, अपन को इन्फेक्टेड कर रहा है, अपन को संक्रमित कर रहा है, उसके कारण अपन बीमार हो रहे हैं, तो अपन प्राकृतिक रूप से भी उससे लड़ते हैं। मतलब दवाइयों से लड़ते हैं पर प्राकृतिक रूप से भी उससे लड़ते हैं, और अपने अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी एक ऐसी चीज है जो उन बीमारियों के रोगाणु को मारती है या रोगाणु से लड़ाई करती है। तो वो नेचुरली जो है वो अपने शरीर के अंदर बन रहे हैं प्राकृतिक रूप से। और किस कारण बन रहे हैं, नेचुरल इन्फेक्शन से, प्राकृतिक रूप से जो रोगाणु जीवाणु अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके कारण जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा। परंतु सक्रिय में एक प्रकार की जो है, जिसमें सक्रिय का मतलब है कि बॉडी खुद जो है अपनी एंटीबॉडी बनाती है, बाहर से उसको एंटीबॉडी देने की जरूरत नहीं है। इसमें एंटीबॉडी, एक्टिव जो इम्यूनिटी है अपने, इसमें क्या होती है, बॉडी खुद अपने अंदर एंटीबॉडी बनाती है। अब वो कैसे बनते हैं, एक तो नेचुरल तरीके से बनते हैं
कि जब भी आपको नेचुरली कोई इन्फेक्शन होगा तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक एंटीबॉडी बन जाएगी। अरे एक क्या होता है, अपन आर्टिफिशियल तरीके से जो भी अपनी बीमारियां हैं उन बीमारियों के थोड़ी सी मात्रा में जो है कम हानिकारक जो है अगर जीवाणु या वायरस है वो अपन अगर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, किसके थ्रू इंजेक्ट करते हैं, वो अपन करते हैं वैक्सीन के थ्रू, टीका। यानी कई बार तो क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका अपने पास कोई इलाज नहीं है परंतु उनका बचाव है, और बचाव कैसे होता है, टीके से, वैक्सीन से। तो वैक्सीन एक प्रकार की क्या है, सक्रिय और कृत्रिम प्रतिरक्षा का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसमें क्या करते हैं, कुछ मात्रा में जो है अपनी जो बीमारियां हैं, चाहे आपकी वायरल डिजीज हो चाहे आपकी बैक्टीरियल डिजीज हो, इसको मैं आपको वैक्सीन के बारे में जो पूरी जानकारी है वो अलग तरीके से, मतलब अलग जो है अपनी क्लास है उसमें बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा कौन कौन सी वैक्सीन जो है सार्वजनिक टीकाकरण प्रोग्राम में लगाई जाती है, उसको अपन देखेंगे कौन से महीने में कौन सी अवस्था में बच्चों को लगाई जाती है, बड़ों को कैसे दी जाती है, उसको अपन देखेंगे। तो वैक्सीन क्या है, सक्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा का उदाहरण है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तो बनेंगे नेचुरली, परंतु वो क्या होगा, इन्फेक्शन जो आपका होगा वो कम होगा। उसमें क्या होते हैं, अपन उस बीमारी के छोटे छोटे से जो जीवाणु होते हैं कम मात्रा में, जिससे कि शरीर को नुकसान ना हो, शरीर में संक्रमण ना हो, और कम मात्रा में और हानिकारक नहीं हो, मतलब शरीर के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं हो, उनको अपन छोटी सूक्ष्म मात्रा में बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो वो कैसे इंजेक्ट करते हैं, वैक्सीन के थ्रू, टीके के थ्रू। तो समझ गए, आपकी टिटनेस में भी यही होता है कि अपन जो टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं वो एक प्रकार की वैक्सीन है, ताकि आपके शरीर में जब ये टिटनेस की बीमारी हो तो शरीर को पहले से पता चल जाए, अपने शरीर के अंदर पहले से ही क्या हो, एंटीबॉडी अगर बनी हुई होगी तो अपन उस बीमारी से बचाव हो जाएगा और वो बीमारी अपने अंदर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी, इसलिए अपन वैक्सीन देते हैं। धनुष टंकार भी कहते हैं, टिटनेस भी कहते हैं, धनुस्तंभ भी कहते हैं, लोकचो भी कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये भी क्या होती है, आपकी जो मांसपेशियां होती है और आपकी तंत्रिकाएं होती है, यानी आपका नर्वस सिस्टम और आपकी मसल्स, उन दोनों पर प्रभाव डालती है। तो अब आप देखो कि आपकी जो ये क्या करती है, जब भी कोई टिटनेस होता है उसका एक जो अपना लक्षण है वो क्या होता है कि आपके जो ये जो होती है, जबड़ा होता है, यहाँ की जो मांसपेशियां होती है वो क्या लॉक हो जाती है। अब आपका मुंह लॉक हो गया, जैसे ये हाथ लॉक हो गया, अब यह मुट्ठी बांध ली अपन ने, ये मुट्ठी लॉक हो गई, अब ये खुल नहीं रही, तो अपन को क्या होगी, तकलीफ होगी। तो ऐसे क्या होता है टिटनेस में, अपना जो ये जबड़ा है ना, ये जबड़ा लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है, यहाँ की तंत्रिकाएं क्या होती, वो मांसपेशियों को निष्क्रिय कर देती है, तो ये जाम हो जाता है। जाम होते क्या होगा, आपका मुंह खुलेगा नहीं, आप निगल नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते। ऐसे ही शरीर के जितने भी ज्वाइंट हैं वो सब क्या होंगे, जाम हो जाएंगे। तो आप जैसी अवस्था में है ना वैसी अवस्था में रह जाएंगे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जैसे धनुष होता है ना, धनुष में क्या होता है, ये धनुष है, अब इस धनुष में ये डोरी है ना, डोरी जो होती है ये डोरी ही हिलती है, बाकी ये जो धनुष का ये जो हिस्सा होता है अपना, ये हिस्सा बिल्कुल क्या होता है, जाम होता है। तो मरीज की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाती है धनुष की तरह, बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं कुछ, बिल्कुल लोग जो उसके जॉइंट्स हैं जितने, वो सब क्या होते हैं, जाम हो जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है, सबसे बड़ी पहचान है टिटनेस की। क्या होता है, आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सब जाम होते हैं। आमतौर पर शुरुआत कहां से होती है, आपके जबड़े से, आपके मुंह से होती है। ये देखो, आप देखिए सांस लेने में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है, आपके चेहरे की जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, आप हंस नहीं सकते, आपका मुंह खुला रहेगा तो खुला का खुला ही रहेगा, बंद है तो बंद ही रहेगा, आपका मसल स्पाज्म हो जाएगा, आपको एप्स, आपके जो पेट में, एप्स में, बैक में, लोअर लिम्ब जो है अपने पैर हैं उनमें सब में क्या होता है, दर्द होगा। आपकी जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो आपके मुंह को जो टाइट रूप से, यानी एक उससे बंद कर देगी, बिल्कुल टाइटनेस हो जाएगी आपको। ये सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, टिटनेस का लक्षण है, सिम्टम्स है। इसको आप याद कर लेना कि जबड़े की मांसपेशियां जो है बिल्कुल टाइट हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसके अन्य नाम भी क्या क्या है, लोग जो भी बोल सकते हैं, जो मतलब जबड़ा, और लोग यानी ताला लगना, धनुस्तंभ भी बोल सकते हैं, टिटनेस भी बोलते हैं, धनुष टंकार भी बोलते हैं, ठीक है।
अब असंक्रामक रोग है, ये क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलता है। टिटनेस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैला, मुझे हो गया तो मुझे ही रहेगा, मेरे किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं होगा, क्योंकि इसका बैक्टीरिया जो है वो न तो डायरेक्ट संपर्क से, न भोजन से, न पानी से, न आपके गले मिलने से, न खांसी से, जुकाम से, किसी से भी नहीं फैलता है। तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज होके भी नॉन कम्युनिकेबल तरीके से व्यवहार करती है। कम्युनिकेबल मतलब होती तो बैक्टीरिया के कारण है, परंतु ये संक्रामक नहीं है, एक व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ठीक है, तो ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में टिटनेस का, तो ये याद रखना, इसका एक की पॉइंट है कि असंक्रामक डिजीज है ये। ठीक है, गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो मांसपेशियों तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, अक्सर जो जबड़े और गर्दन की मांसपेशियां हैं उनको प्रभावित करता है, जिससे आपका मुंह खोलना और निगलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको लोग जो डिजीज कहते हैं। प्रभावित अंग कौन से होंगे? तंत्रिकाएं होगी, आपकी शरीर के जोड़ होंगे, मांसपेशियां होगी, आपकी नर्वस सिस्टम होगा। संक्रमण शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने से होता है, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो गोबर में पाए जाते हैं, गंदी मिट्टी में पाए जाते हैं, लोहे के जंग में पाए जाते हैं। अगर आपको कोई चोट लगी है, कोई घाव लगा है, तो संभावना है कि टिटनेस के बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे घाव से, घाव के द्वारा। ठीक है, तो ये इसके इन्फेक्शन का तरीका है। लक्षण क्या होंगे? तेज बुखार होगा, ऐंठन होगा, जोगी के जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ी हुई अवस्था में रुक जाती है, परंतु आमतौर पर ये बीमारी जो है वो होती नहीं है, क्योंकि आजकल जो है इम्यूनाइजेशन वैक्सीन जो अपनी प्रोग्राम चल रहा है, सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम, तो उसके अंदर अपन पर्याप्त रूप से छोटे बच्चे को 15-16 साल की उम्र तक जो है वैक्सीनेटेड करते हैं, इसलिए बीमारी जो है वो कम फैलती है। और वैसे भी अपन जब भी चोट लगती है तो अपन जो क्या होते हैं, इस बीमारी की वैक्सीन लगा लेते हैं हॉस्पिटल में जाके, तो संभावनाएं है कि कम है। मैंने खुद ने भी इतने सालों से कोई टिटनेस का ऐसा रोगी जो है वो देखा नहीं, चिकित्सा क्षेत्र में रहते हुए भी ऐसे किसी टिटनेस के रोगी को मैंने देखा नहीं। तो फिर भी ये जो लक्षण है, अगर टिटनेस आपको हो गया तो बिल्कुल होंगे। बचाव क्या है? एंटी टिटनेस वैक्सीन होती है। अब बच्चों में 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीनों में, जब भी छोटा बच्चा है, रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है अपना सार्वजनिक टीकाकरण प्रोग्राम, उसके तहत छोटे बच्चे को जो ममता कार्ड बनता है, आप सभी जानते हैं टीकाकरण कार्ड बनता है ना अपने, जो भी महिलाएं हैं, अपनी पत्नी हो सकती है, अपनी बहन हो सकती है, माँ जो भी है अपनी, वो जो भी महिलाएं हैं अपनी शादीशुदा महिलाएं हैं, तो जब भी गर्भवती होती है तो उनको टीकाकरण कार्ड मिलता है। तो उन महिलाओं की गर्भावस्था में भी जो है, गर्भवती महिला को 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जो है वो टीटी की फर्स्ट डोज दी जाती है, तथा उसके जस्ट 1 महीने बाद टीटी की सेकंड डोज, टिटनेस की सेकंड डोज जो है वो गर्भवती महिला को दी जाती है ममता कार्ड के थ्रू, यानी टीकाकरण प्रोग्राम जो है अपना। तो टिटनेस का इलाज जो है, टिटनेस का बचाव जो है वो गर्भावस्था से ही चालू हो जाता है, ताकि न तो महिला को हो न शिशु को हो। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो टीकाकरण प्रोग्राम के तहत 1.5 महीना, 2.5 महीने और 3.5 महीने में टिटनेस के जो हैं वो टीके लगाए जाते हैं, जो आजकल पेंटावेलेंट के लगाए जाते हैं, जिसमें 5 बीमारियों का लगाया जाता है एक साथ। उसमें एक टिटनेस भी शामिल होता है। आगे मैं पूरा बताऊंगा कि पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी 5 बीमारियां, जैसे आपके डीपीटी हो गया, डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस, टिटनेस हो गया, हिपेटाइटिस हो गया और आपका इन्फ्लुएंजा हो गया। इन 5 बीमारियों का जो है एक साथ टीका जो है वो 2011 में शुरू हुआ था, पेंटावेलेंट वैक्सीन। उसके पहले अपन डीपीटी के द्वारा जो है 3 बीमारियां, डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस, टिटनेस, उन 3 बीमारियों की वैक्सीन दे रहे थे टीकाकरण प्रोग्राम के तहत, परंतु बाद में धीरे धीरे जो है 2 बीमारियां उसमें और शामिल हुई। अब जो है पेंटावेलेंट नाम से जो है वैक्सीन दी जाती है 2.5 महीने में, 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, फर्स्ट जो है 1.5 में, सेकंड 2.5 में और थर्ड 3.5 महीने में। उसके बाद 16 से 24 माह में डीपीटी का बूस्टर टीका लगाया जाता है। फिर 5-6 वर्ष पर डीपीटी का बूस्टर की सेकंड डोज, डीपीटी बूस्टर की सेकंड डोज दी जाती है, तथा 10 वर्ष और 16 वर्ष की उम्र पर
टीडी, टिटनेस और डिप्थीरिया, इनकी 2 डोज दी जाती है। एक डोज कब दी जाती है? 10 वर्ष की उम्र पर जब बच्चा हो जाता है, फर्स्ट डोज, और जब 16 वर्ष का हो जाता है तो उसको सेकंड डोज। टिटनेस और डिप्थीरिया 2 बीमारियां, टीडी मतलब टिटेनस और आपका डिप्थीरिया, दोनों बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थीरिया को अपन आगे पढ़ेंगे, टिटनेस को अपन अभी पढ़ रहे हैं। तो इन 2 बीमारियों का जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, फर्स्ट डोज टीडी के रूप में, और सेकंड डोज जो है टीडी के रूप में वो 16 वर्ष की उम्र का हो जाता है। तो इतनी सारी वैक्सीन टिटनेस के बचाव के लिए, इसीलिए आमतौर पर ये बीमारी जो है अपन को देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अपन आजकल जो है सभी जागरूक हैं और बच्चों को वैक्सीन जो है टाइम टू टाइम दे रहे हैं, इसलिए इस बीमारी का इतना प्रभाव नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया? बचाव हो गया। अब अपना एक आता है बोटुलिज्म, विषाक्तता। विषाक्तता जो है उसको अपन बोटुलिज्म कहते हैं, विषाक्तता को। यह भी एक गंभीर लेकिन दुर्लभ बीमारी है जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया है उसके कारण होती है। उसका जो विष होता है उसके कारण होती है। तंत्रिका तंत्र पे जो है आक्रमण करता है, पैरालाइसिस भी होता है, और फूड बोर्न बोटुलिज्म भोजन विषाक्तता हो सकती है। अब इसके ड्रूपिंग आईलेट्स हो सकती है, फेशियल वीकनेस हो सकती है, डिफिकल्टी निगलने में बीमारी हो सकती है, मुंह आपका सूखा हो सकता है, नोजिया हो सकता है, सांस लेने में जो है आपको तकलीफ हो सकती है, उल्टी हो सकती है, पैरालाइसिस हो सकता है। अगर आपको बोटुलिज्म हो गई, विषाक्तता हो गई, अब वो फूड वाली भी हो सकती है, आपको घाव वाली भी हो सकती है, और शिशु वाली। 3 प्रकार की होती है विषाक्तता जो है, वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी शिशु बोटुलिज्म, एक होता है आपका खाद्य जनित फूड बोर्न बोटुलिज्म, एक होता है आपका घाव बोटुलिज्म। तो फूड बोर्न बोटुलिज्म जो है वो ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है विषाक्तता। वो कौन सी पाई जाती है? फूड बोर्न। जब गंदा भोजन खा लेते हैं ना अपन, गंदा खाना, गंदा बासी दूषित खाना जो है अपन खा लेते हैं, तो उसके कारण अपन को क्या होती है? फूड बोर्न बोटुलिज्म होती है, विषाक्तता हो जाती है। क्या हो जाती है? विषाक्तता हो जाती है बॉडी में। और वो किस कारण होती है? बोटुलिनम बैक्टीरिया जो होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, उसके कारण होती है। अब टिटनेस का कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और भोजन का इसका कौन सा है? बोटुलिज्म का क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रखना, कई बार अपन को कंफ्यूजन हो जाता है। तो टिटेनी के कारण तो क्या होती है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण क्या होता है? टिटनेस होता है। इस बैक्टीरिया के कारण होता है टिटनेस। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण क्या होती है? आपको बोटुलिज्म, विषाक्तता हो जाती है। अब छोटे बच्चे रहते हैं 1 वर्ष से कम उम्र के, उन बच्चों को जो है शिशु बोटुलिज्म जो है या बैक्टीरिया जो है बोटुलिज्म का, वो प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि उनको शहद या मिट्टी, अगर 1 साल से छोटे बच्चे हैं, अगर उनको शहद और मिट्टी का अगर वो सेवन कर लेते हैं तो संभावना ये बनती है कि उनको शिशु बोटुलिज्म हो जाए, शिशु विषाक्तता हो सकती है। दूसरी होती है खाद्य जनित बोटुलिज्म, फूड बोर्न बोटुलिज्म। ये दूषित भोजन खाने से होता है। एक होता है आपका वाउंड बोटुलिज्म, घाव बोटुलिज्म। अगर आपके बॉडी में घाव है और उसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया अगर प्रवेश कर गया तो संभावना है कि आपको घाव बोटुलिज्म जो है, घाव विषाक्तता जो है, वह आपको हो सकती है। अब उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, विषाक्तता के फूड बोर्न बोटुलिज्म का मैं बता रहा हूं। भोजन, दूषित भोजन जन्य जो विषाक्तता है अपना, उसके जो कौन कौन से कारण हो सकते हैं उनका मैं बता रहा हूं आपको। कि ऑयल इन्फ्यूज्ड विथ हर्ट्स, केंड चीज सोर्स, डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं, अधिकतर जो है भोजन विषाक्तता उन्हीं से फैलती है। उनमें चाहे सॉस हो, चाहे आपकी कोई सब्जी हो, चाहे आपका कोई जूस हो, चाहे आपका लहसुन आपने स्टोर किया हो, ये डिब्बा बंद जो पैकेट होते हैं, डिब्बा बंद भोजन, अगर वो कई दिनों से जो है पड़े हैं, कई टाइम से पड़े, उसमें पैक हैं, और या टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है उनमें, सही टेम्परेचर पर अगर उनका स्टोर नहीं है, तो ये संभावनाएं बन जाती है कि उनमें
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण आपको फूड बोर्न बोटुलिज्म हो सकती है। एक क्या होता है, अपन आलू वगैरह होते हैं उनको एल्यूमिनियम के फॉइल में पैक करके रख देते हैं, उसके कारण भी आपको भोजन विषाक्तता हो सकती है। एक आपको जो गर्म खाना अगर फ्रिज में रख दें या आपको खाने को बहुत लंबे समय तक आप बाहर रख देते हो तो संभावना ये होती है कि आपको भोजन विषाक्तता हो सकती है। तो अपन को ये याद रखना है कि जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है उसके कारण टिटनेस होता है, तथा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो होता है उसके कारण भोजन विषाक्तता या शिशु विषाक्तता या घाव विषाक्तता आपको हो सकती है। अब एक बैक्टीरिया होता है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार पूछते हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स बीमारी जो होती है ज्यादातर पशुओं में होती है, एंथ्रेक्स बीमारी पशुजन्य रोग है। तो एंथ्रेक्स के कारण क्या होता है, एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया होता है उसको अपन क्या होते हैं बायोलॉजिकल वेपन में इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। बायोलॉजिकल वेपन क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी देश जो है वो अगर किसी बैक्टीरिया को किसी अन्य देश में जो है फैला देता है, उसकी जनसंख्या में फैला देता है, उसकी बड़ी जनसंख्या को जो है इस बैक्टीरिया से या बीमारी से अफेक्टेड कर देता है, तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया उपयोग किया गया है उस बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन। यानी युद्ध जो है हथियारों के अलावा बैक्टीरिया से भी लड़े जाते हैं, यानी हथियार तो हैं आपके पास, मिसाइल है, तोप है, गोले हैं, बम है, उसके अलावा कई देश क्या करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं किसी भी बीमारी के बैक्टीरिया, जैसे आप एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया वो ज्यादा उपयोग में किया जाता है, बेसिलस एंथ्रेसिस इस बैक्टीरिया का ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है किसी भी चीज में किसी भी उसमें रख के अगर आपने किसी दूसरे देश में भेज दिया या वहां की जो है जनसंख्या में फैला दिया तो जनसंख्या अत्यधिक रूप से बीमार हो जाएगी। तो उस अवस्था को उस बैक्टीरिया को अपन क्या बोलेंगे बायोलॉजिकल वेपन, जैविक हथियार। जैविक हथियार किसको बोलेंगे अपन, बैक्टीरिया वायरस के कारण जो है उनका उपयोग किया जाता है किसी देश के खिलाफ, किसी देश की जनसंख्या के खिलाफ, तो अपन उसको अपन क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन। तो उसमें ज्यादातर जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है बेसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स बीमारी का बैक्टीरिया जो है बायोलॉजिकल वेपन के रूप में वो ज्यादा उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है, किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि बैक्टीरिया है, वायरस है, इनका उपयोग जो है वो युद्ध लड़ने में भी किया जाता है किसी देश के खिलाफ, और वो हथियार कौन से कहलाते हैं बायोलॉजिकल वेपन कहलाते हैं। अब अगली जो है अपन तीसरी डिजीज जो है वो अपन देखते हैं, वो है डिप्थीरिया। अभी मैंने आपको बताया था कि डीपीटी वैक्सीन का नाम बताया था ना, डीपीटी, तो डी में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस काली खांसी जिसको बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन उसको, और टिटनेस। इन तीन बीमारियों का जो है वो एक ही टीका एक ही वैक्सीन दी जाती थी जिसको अपन डीपीटी बोलते हैं। अब जो है 2011 के बाद उसको पेंटावेलेंट बोलते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन बोलते हैं, पेंटा वैक्सीन बोलते हैं। पहले डीपीटी बोलते थे तो उसमें 3 बीमारियां थी, पेंटा में 5 आ गई, उनमें से 3 तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस है, और 2 जो है आपकी हिपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा, यानी 5 बीमारियों की सिर्फ एक वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो उनमें एक बीमारी कौन सी है अपनी डिप्थीरिया, श्वास नली की बीमारी है, श्वास से संबंधित बीमारी है, गले से संबंधित बीमारी, हानिकारक बीमारी है, बचाव ज्यादा लाभदायक है, इलाज तो है परंतु इतना कारगर नहीं है, बचाव ज्यादा लाभदायक है, ज्यादा कारगर है। तो बचाव कैसे होता है वैक्सीन के द्वारा। छोटे बच्चों को जो है अपन 2.5 महीने, 1.5 महीने, 3.5 महीने, बाकी बूस्टर डोज भी देते हैं, उसके द्वारा अपना बचाव डिप्थीरिया से होता है। मतलब ये ऐसी बीमारियां हैं अत्यधिक संक्रामक है, छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है, तो इनका बचाव ज्यादा जरूरी है इलाज से। तो डिप्थीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी जो है अपना उसके कारण होती है। श्वास नली, नाक और कान गला की बीमारी है, तो इसमें क्या होगा, खांसने से, छींकने से, नाक के स्त्राव से, गले के स्त्राव से ये बीमारी एक दूसरे में फैलती है, इसलिए क्या है अत्यधिक संक्रामक है। अब इसमें जो अगर हम श्वसन डिप्थीरिया अगर अपन को होता है, 2 प्रकार का डिप्थीरिया होता है, एक तो स्किन डिप्थीरिया
जिसमें त्वचा पर छाले भी हो सकते हैं, घाव भी हो सकते हैं। एक होता है अपना श्वसन डिप्थीरिया। ज्यादातर जो डिप्थीरिया जो है तो ये वो श्वसन होता है, गलघोटू जिसे बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं गलघोटू? कि अगर आपको श्वसन डिप्थीरिया हो गया तो आपके गले में ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक मोटी भूरी रंग की झिल्ली जो है यहाँ श्वास नली में, यह आपकी श्वास नली है ट्रेकिया, तो इसमें क्या होता है, एक मोटी भूरी झिल्ली बना देता है। तो ये झिल्ली जो बन गई तो जो आपकी श्वास आ रही, बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, उसके लिए रास्ता कम बचेगा, यानी श्वास नली जो क्या हो जाती है, वो सक्रिय हो जाती है। तो इससे आपको क्या लगता है कि यार मेरा दम घुट रहा है, मेरा गला घुट रहा है। वो क्यों घुट रहा है? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो गले में भूरी रंग की एक झिल्ली बना देता है, एक लेयर बना देता है, एक परत बना देता है, जिसके कारण जो है श्वास लेने में तकलीफ होती है। बच्चों में ज्यादातर बीमारी पाई जाती है, अत्यधिक संक्रामक है, अत्यधिक हानिकारक है। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, त्वचीय डिप्थीरिया होता है, एक श्वसन डिप्थीरिया होता है। ज्यादातर श्वसन डिप्थीरिया ही होता है। संक्रमण का प्रसार कैसे होगा? क्योंकि नाक कान गले की बीमारी है तो जाहिर सी बात है खांसने से, छींकने से ठीक है, और वायु द्वारा होता है, एयरबोर्न भी है। लक्षण क्या होंगे? गले में दर्द होगा, बुखार होगा, श्वास लेने में समस्या, निगलने में कठिनाई, गर्दन की ग्रंथियों में सूजन हो सकती है, कमजोरी और थकान हो सकती है। ये गले में खराश हो गई, ये गले में सूजन हो गई, ये अपन ने देख लिया। इस तरह से खांसी होती है बार बार आपको, बार्किंग खांसी, रेसिंग हार्ट, हृदय गति जो बढ़ जाती है, वीजिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ, और वो सांस चलती है ना, जैसे अपना एक आवाज सी आती है सांस लेते रहो, उसको अपना वो वीजिंग बोलते हैं, गला चिपक जाता है जब यहां से, और फीवर वो चीज तो होगा ही सही। तो ये लक्षण है डिप्थीरिया के, ज्यादातर गले से संबंधित बीमारी है, गले को घोंट देती गलघोटू बीमारी है। तो गले के जितने भी, गले में खराश होना, बुखार होना, खांसी जुकाम होना, ये सब लक्षण जो है इसमें होंगे। श्वास लेने में जो है वो तकलीफ होती है, खांसी चलती है, ऐसी खांसी चलती है कि आपको श्वास लेने में तकलीफ होती है, बार्किंग, कुत्ते के भौंकने की जैसी खांसी चलती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? गलघोटू बोलते हैं। बचाव है जो मैंने आपको बताया कि 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने फर्स्ट वैक्सीन दी जाती है, फिर सेकंड डोज दी जाती है, फिर थर्ड डोज। 3 डोज तो ये हो गई जब बच्चे को रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम द्वारा, टीकाकरण प्रोग्राम द्वारा जो है ये वैक्सीन अपन क्या होती है, देते हैं उसको। 1.5 महीने में देते हैं, 2.5 महीने में देते हैं, 3.5 महीने में देते हैं। पहली डोज 1.5 महीने में, सेकंड जो है वो 2.5 में, और थर्ड जो है वो 3.5 महीने में देते हैं। फिर उसके बाद 16 से 24 माह में डीपीटी बूस्टर होता है। फिर उसके 5-6 वर्ष पर डीपीटी बूस्टर सेकंड देते हैं, यानी आपके जो 1.5 साल से 2 साल का जो बच्चा होता है उसको अपन डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर देते हैं। फिर 5 साल का हो जाता है, 5-6 साल का, तो डीपीटी का सेकंड बूस्टर देते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 10 साल और 16 साल, 10 वर्ष की जो जब बच्चा हो जाता है तो उसको टीडी, टिटनेस और डिप्थीरिया दोनों का सम्मिलित रूप से एक टीका वो देते हैं। और 16 साल की उम्र पर जो है उसको अपन जो है वो टीडी की जो है दूसरी डोज देते हैं। ये फर्स्ट डोज और ये सेकंड डोज। तो इसको अपन पूरा जो है विस्तृत रूप से मैं आपको टीकाकरण वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वैक्सीन का, अपन देखेंगे अगली क्लास में। तो उसमें अपन देखेंगे पूरी तरह कि कौन कौन सी वैक्सीन कौन से समय पर दी जाती है, किस बीमारी से लड़ने के लिए जाती है, और उसका क्या नाम है, उसको अपन देखेंगे। फिलहाल जो है अपन डिप्थीरिया का जो है वो देख लेते हैं कि पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटा नाम से लगाई जाती है। अभी मैं बता देता हूं, पेंटावेलेंट में 5 प्रकार की बीमारियां होती, बार बार नाम आ रहा है। अब वो कौन कौन सी बीमारियां होती है? एक होता है आपका टिटनेस, जिसको अपन ने पढ़ा। एक है डिप्थीरिया, जिसको अपन पढ़ रहे हैं अभी। एक होता है पर्ट्यूसिस, काली खांसी, इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक होता है आपका हिपेटाइटिस, वायरल डिजीज है, जिसको अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, एक होता है इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरल डिजीज है, इसको भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होती है। ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के कारण होती है। अब आप देख लो, साइंस ने बैक्टीरिया और वायरस दोनों की एक ही वैक्सीन बना दी है। एक ही वैक्सीन में 5 बीमारियों का इलाज होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट वैक्सीन। 2011 में जो है वो
रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया था। पहले 3 बीमारियों की लगती थी, डीपीटी नाम से लगता था, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। सार्वजनिक टीकाकरण प्रोग्राम जो है वो 1985 में भारत सरकार ने 9 या 10 भी प्रकार की जो हानिकारक बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव नहीं है या बचाव ज्यादा जरूरी है क्योंकि अत्यधिक संक्रामक और हानिकारक है, तो 1985 में जो सार्वजनिक टीकाकरण प्रोग्राम चालू किया गया था उसमें फिर समय समय पर जो है वो अलग अलग प्रकार की जो वैक्सीन है अपनी उनको शामिल किया गया था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रोग्राम 1985 में चालू हुआ था। उसके बाद से समय समय पर 2011, 14, 16, 21, 19 मैं आपको बताऊंगा वैक्सीनेशन की क्लास में कि कौन सी वैक्सीन कब इंट्रोड्यूस की गई और उसको में कब बदलाव हुआ कौन कौन सी बीमारियों के लिए। तो डिप्थीरिया में पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाई जाती है 1.5 महीने में पहली, 2.5 महीने में दूसरी, 3.5 महीने में तीसरी। उसके बाद डीपीटी बूस्टर दिया जाता है 16 से 24 महीने में पहला, 5 से 6 वर्ष में दूसरा। उसके बाद टिटनेस और डिप्थीरिया दोनों को मिलाकर वैक्सीन दी जाती है, वो आपके जो है 10 साल में जो पहली और 16 साल में आपको दूसरी वैक्सीन दी जाती है। यह बचाव है। डिप्थीरिया श्वास की बीमारी है, श्वास नली को जो है वो सक्रिय कर देती है, भूरी झिल्ली बन जाती है तो श्वास लेने में तकलीफ होती है, ये इसका मेन लक्षण है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सी बीमारी में जो है कौन सी बैक्टीरियल डिजीज में जो है वो गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, तो वो कौन सी बीमारी है, डिप्थीरिया। ठीक है, गलघोंटू जिसको बोलते हैं। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में अपन ने 3 बीमारियां जो है बैक्टीरियल डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु, उसके द्वारा होने वाली 3 बीमारियां जो है वो टिटनेस, डिप्थीरिया और लेप्रोसी, उन तीनों का अध्ययन किया गया है। महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखें, बचाव में वैक्सीन को ध्यान रखें, उनका क्या नाम है, कब दी जाती है और लक्षणों को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये तीनों बीमारियां जो है अपन ने पढ़ी। अब अगली कक्षा में अपन अगली बैक्टीरियल जो डिजीज है उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।